फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है तो बछवाड़ा विधानसभा में 3 प्रखंड है, बछवाड़ा, मंसूरचक और भगवानपुर, तीनों को दौड़ करके आना पड़ता है, बेगूसराय नहीं तो बरौनी तो पटना। ऐसी स्थिति क्यों है वहाँ पर? चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं आज तक हो पाई? तो नेता को तो दिखता नहीं है, जनता सोच रही है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं पुराने पद्धति पर बढ़ रही थी। केवी स्टूडियो की खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ बछवाड़ा के पुलरल्स पार्टी के उम्मीदवार सत्यजीत सोनू हैं। इन्होंने दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़कर बिहार की राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, काला कपड़ा, आज शनिवार का दिन, और आपने एक नई सोच लेकर आए हैं, सफेद कुर्ता के बीच काला कपड़ा, ये कहां की सोच है? सबसे पहले तो मैं आप तमाम केवी स्टूडियो के जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और खास करके डॉक्टर रोशन सर को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। और जहां तक बात रही काले कपड़े की, तो यह बात कहीं न कहीं सबों के दिमाग में एक बैठ गया है कि विरोध का जो स्वर है वो कहीं न कहीं काला होता है, और बछवाड़ा की जो मिट्टी है वो सैकड़ों वर्षों से आज़ादी के बाद भी आज भी अंधेरी राहों में भटक रही है। बछवाड़ा की जनता जो हैं वो कहीं न कहीं आज भी अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। नेताएं चुने जाते हैं, 5 साल तक महागठबंधन के नेता चुने जाते हैं और 5 साल तक महागठबंधन के नेता चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी जनता को कुछ नहीं मिलता है। एक कवि ने अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया है कि कब तलक घनघोर अंधेरे में रहेंगे हम, कब तलक घनघोर अंधेरे में रहेंगे हम, अब काली अंधेरों में बदलाव होनी चाहिए। खेत खलिहानों गांव और राहों में खुशियां हों, क्योंकि सत्यजीत सोनू आ गए हैं, अब बछवाड़ा का निर्माण होना चाहिए। तो ये काला वस्त्र विरोध का प्रतीक है, और यह उस काली कोठरी में जाने का प्रतीक है जिसको राजनीति का दलदल लोग कहा जाता है, कि जहाँ पर कोई बेदाग नहीं रहता है। तो अगर उस गंदगी को साफ करने के लिए मैं उतरा हूँ, तो जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी पुलरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विरोध के स्वर को काले वस्त्र के रूप में कहीं न कहीं अपने आप को प्रतीक को स्पष्ट किया है, तो मैं भी उसी के रूप में काले वस्त्र के रूप में आज आपके सामने हूँ। सर, कहा भी गया है कि काला अगर आंख में लगे तो काजल है, और जिस्म में लगे तो दामन पर दाग है। तो सर, आप राजनीति में आए, दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बाद बिहार की राजनीति में कैसा माहौल लग रहा है अभी? चूँकि मैं केवी स्टूडियो से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी पंक्तियों का जवाब कविता के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। एक कवि ने कहा है कि खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए। अगर खुद चुना है रास्ता तो खास होना चाहिए, और हर परिंदे के लिए आकाश होना चाहिए। थी अकेले ही बहाई उस भगीरथी ने ये गंगा, शर्त है बस स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। मैं गांव की मिट्टी से पढ़ा हूँ, मुझे आज भी याद है कि बछवाड़ा विधानसभा का वह भगवानपुर प्रखंड का दुलारपुर मठ का वह विद्यालय जहाँ पर बचपन में पढ़ने के लिए जाया करता था। मुझे आज भी याद है वह दिन, खेल का वह मैदान जो टीआई हाई स्कूल का फील्ड है, जहाँ पर लोग सुबह में दौड़ते थे और शाम को क्रिकेट, वॉलीबॉल और सभी खेलों, कबड्डी खेला करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब मैं नौकरी कर करके खुद जब दिल्ली में रहता था, स्विमिंग पूल का वह दृश्य और वह स्टेडियम और वो चकाचौंध, मुझे कहीं न कहीं लगता था कि जिस गांव की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, जिस गांव की मिट्टी में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, वो कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। और मेरे दिमाग में बात घर करते रहती थी कि व्हाट वी कैन डू फॉर आवर सोसाइटी, मैं अपने गांव के लिए क्या कर सकता हूं। तो सर्वप्रथम मैंने ग्रामायण नाम से एक अपना मंच बनाया, जिसका नाम दिया था कि हमारा गांव हमारा तीर्थ, हमारा घर हमारा समाज हमारा मंदिर, हमारे परिवार के लोग या हमारे गुरुजन हमारे देवता। मैं इस थीम से विगत कई दशकों से समाज में अपनी सेवा, मैं जिस लायक था अपनी सेवा को दे रहा था। और जब पुलरल्स पार्टी का स्थापना हुआ, तो जिसका विरोध का स्वर था, वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि जो कवि ने कहा है कि तेरे सीने में हो ना तो मेरे सीने में कहीं वो कहीं भी आग जलनी चाहिए। तो जिस तरह से पुष्पम प्रिया जी बिहार के विभिन्न जिलों में घूम करके जो वास्तविक मुद्दा था, आजकल लोग जो चुनाव जाति के नाम पर लड़ते हैं, वोट बैंक जाति के नाम पर खोजते हैं, बहुत सारे लोग जो धर्म के नाम पर वोट बैंक खोजते हैं, बहुत सारे लोग जो है अगड़े पिछड़े के नाम पर वोट बैंक खोजते हैं। इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स इज डर्टी, वी हेट पॉलिटिक्स बट वी लव बिहार। तो मुझे भी लगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे भी अपने गांव की सेवा का एक अच्छा मौका मिल रहा है। अगर मतदाता बंधु मुझे वोट कर करके जिताएंगे, तो जो सोच हमारे दिमाग में एक सामाजिक रूप से चल रही थी, कहीं न कहीं उस समाज नीति से एक कदम आगे बढ़ करके मैं अपनी बातों को राजनीति के माध्यम से कर सकता हूँ। तो मैं आज यहाँ पर राजनीति में कदम इस सोच के साथ रखा हूँ कि कुछ हो चाहे नहीं हो,
मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो युवा है, जो राजनीति करते हैं युवा, जो गांव में पढ़ाई करते हैं, राजनीति करते हैं, और उनको विभिन्न पार्टियां कार्यकर्ता बना करके सिर्फ झंडा ढोने के लिए, सिर्फ चटाई बिछाने के लिए और सिर्फ फ्लैक्स पोस्टर साटने के लिए, और जब नेता आए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए उनका जो उपयोग करती है, उस सिस्टम को तोड़ने का काम पुष्पम प्रिया चौधरी ने किया है। उन्होंने पूरे बिहार के सभी सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया कि आपका पास क्या विजन है, आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या कर सकते हैं। उसी कड़ी में मेरा चयन बछवाड़ा विधानसभा के लिए किया गया और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूं कि मुझे राजनीति में आने का मौका द पुल्लर्स पार्टी के माध्यम से मिला। सज्जित जी, आपने कहा कि गांव की सोंधी मिट्टी और कहीं ना कहीं बेहतरीन लगती है, लेकिन उस गांव की सोंधी मिट्टी को अब हमें कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल तक ले जाना है, तो आपने क्या अपना विजन रखा है पुल्लर्स पार्टी के लिए या फिर आम आवाम के लिए? मेरा विजन बहुत ही क्लियर है। मैं कोई बातें नहीं करता हूं, मैं काम करके दिखाने में विश्वास रखता हूं, लोगों के विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। अभी तक जो भी प्रत्याशी 19 प्रत्याशी टोटल मैदान में हैं हमारे साथ, जो और सब हमसे कहीं न कहीं अनुभवी हैं, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सबसे निचले पदान पे मानता हूं, लेकिन जो जनता में भरोसा है, जो विश्वास है, वो कहीं न कहीं सबसे अधिक मेरा भरोसा है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर बच्चों को, अगर युवाओं को वोट देने का मौका रहता तो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, मैं निर्विरोध रूप से वहाँ पर जीत जाता। और बात जहाँ तक रही कि जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, जो दल के प्रत्याशी हैं, वह प्रत्याशी ही चेंज नहीं दल कर पाते हैं। मैं चाहे सीपीआई की बात कर लूँ, मैं चाहे भाजपा की बात कर लूँ, मैं चाहे निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर लूँ, मैं चाहे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं उनकी बात कर लूँ, सारे के प्रत्याशी फिक्स्ड हैं। बछवाड़ा के लोगों को उनको झेलना पड़ता है, वो चाहते नहीं हैं, लेकिन वो लोग दल के रूप में बदल करके, हमारे जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं 5 साल विधायक रह चुके हैं, फिर भी उनको मौका दिया गया है। बुजुर्ग हैं, अवस्था उनकी रिटायरमेंट की बन चुकी है, लेकिन आज ही मैदान में हैं और हमसे ज़्यादा एक्टिव होकर के वो बातें कर रहे हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करना होगा उनको मैदान में, चुनाव मैदान में। उनका वायरल वीडियो भी कुछ दिन पहले हो चुका है। हमारे बीच एक मैडम है जो कि मटिहानी विधानसभा की बेटी हैं और भी बछवाड़ा विधानसभा में उनके विभिन्न पैतृक लोग सेवा कर रहे हैं काल में। उनको लगता है कि भाजपा से खड़ा हूँ, लोजपा से खड़ा हूँ, निर्दलीय खड़ा हूँ, वोट बैंक उनका एकदम फिक्स्ड है। अच्छी बात है, सामाजिक सेवा करते हैं, लेकिन जब उनकी गाड़ियाँ नॉमिनेशन में आई थी, 200 गाड़ियाँ थीं, तो कोरोना काल में वो गाड़ियाँ कहाँ चली गई थीं? जनता तो मूर्ख ही नहीं कि सिर्फ उनके कहने पर विश्वास कर लेगी। जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो निवर्तमान विधायक के पुत्र हैं और वो सोचते हैं कि जो राजा का बेटा है राजा बन सकता है। ऐसी बात नहीं है। जनता अब विजन के ऊपर वोट देती है। और आपने जो मेरा सवाल पूछा है, मैं उस पर आता हूँ बात कि हमारी जो कार्यशैली है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, मेरी सबसे पहली कार्यप्रणाली है एजुकेशनल रिफॉर्म। अगर शिक्षा का रिफॉर्म नहीं होगा तो सिर्फ कोरी कल्पनाएं, बड़े बड़े वादे, झूठों दावों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। मेरी सबसे पहली है कॉमन स्कूल सिस्टम, गुणवत्तापूर्ण वाली ऐसी शिक्षा हो जहां पर राजा हो या रंक हो, उसके बेटे को एक समान शिक्षा स्कूल में मिल सके। दूसरी मेरी पॉलिसी है पुलिस में बदलाव। आज पुलिस जो है वो नेता से क्या मनी, वो तो अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री से भी बड़े समझते हैं। आपको अगर कुछ समस्या है तो आपको अगर केस लिखाने के लिए आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जेब ढीली करनी पड़ती है और लोग उसके लिए व्यवस्था करके जाते हैं। पुलिस को बुलाने के लिए आपको 15 से 20 कॉल करना पड़ेगा, तब पुलिस घटनास्थल पर आ सकती है। लोग कहता है आजकल की मीडिया जल्दी आ जाता है और पुलिस लेट से आती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को, पुलिस का बदलाव आधुनिकीकरण से लेकर के, यूनिफॉर्म से लेकर के मानसिकता का बदलाव हम लोगों को करना पड़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। मेरा तीसरा जो मुद्दा है, गाँव हो, शहर हो, मोहल्ला हो, चौक हो, चौराहा हो, वहाँ पर CCTV कैमरा लगना चाहिए। बहुत जगह राज्य में इसका प्रयोग हो चुका है, क्योंकि अपराध जो हो रहा है, बढ़ जो रहा है अपराध, कोरोना काल में और अपराध बढ़ गया है, तो लोगों को अगर कैमरे लगे रहेंगे तो लोग अपराध नियंत्रित करने का वो अच्छा मौका मिलेगा। चौथा मेरा मुद्दा है कि अस्पताल की स्थापना हो, मोहल्ला में अस्पताल हो। आज लोगों का अगर फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है तो बछवाड़ा विधानसभा में 3 प्रखंड है, बछवाड़ा, मंसूरचक और भगवानपुर, तीनों को दौड़ करके आना पड़ता है, बेगूसराय नहीं तो बरौनी तो पटना। ऐसी स्थिति क्यों है? वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं आज तक हो पाई? तो नेता को तो दिखता नहीं है। जनता सोच रही है, लेकिन जनता भी कहीं न कहीं पुराने पद्धति पर बढ़ रही थी, उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं था। आज मैं शिक्षित युवा प्रत्याशी के रूप में, विकल्प के रूप में हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर लोग मुझे सराह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग उससे ताल्लुकात रखते होंगे कि भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई। अगर कोई भी अपराधी, अगर कोई भी व्यापारी या कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है, तीनों का मैं नाम इसलिए लिया हूँ कि तीनों बहुत ही भ्रष्टाचार करने वाले में से आज उनकी गिनती होती है, उन तीनों पर कठोरतम कार्रवाई करना होगा एक विधायक के रूप में हम लोगों को।
और सबसे लास्ट है जो नौकरशाही की कार्य प्रणाली है उसका बदलाव करना पड़ेगा। वीवीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। जो आपने सवाल पूछा था कि व्हाइट के जगह पर ब्लैक क्यों है, तो हम कोई राजा नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता का बेटा हैं और जनता के हर दुख दर्द में अगर व्हाइट कपड़ा पहन करके जाएंगे तो हमारे गांव के लोग मिट्टी में बैठते हैं, वो बैठते हैं नीचे भूमि पर बैठते हैं, चट्टी पर दरी पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो हमको उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जो समस्याएं आएगी मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। अच्छा सत्यजीत जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की कल्पना करते हैं और हम भ्रष्टाचार मुक्त बछवाड़ा की कल्पना करते हैं। आप बछवाड़ा में आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टियां, विभिन्न पार्टी के लोग यहाँ पर जीतते हैं जी। विकास नगण्य है जी। और आपने कहा कि हम विकास करेंगे जी। और दूसरे वाले भी करेंगे हम विकास करेंगे, लेकिन जी। एक मुद्दा बिहार में बहुत चमकता हुआ दिखता है, जातिगत मुद्दा जी। तो इसको आप कहां तक देख रहे हैं? आप लोगों ने बहुत अच्छी सोच लाई है पार्टी में कि हम लोग पार्टी पदनाम की जगह पर उसका जाति की जगह उसका पदनाम लिखा है आप लोगों ने जी। और दूसरे जाति वाले बताते हैं कि ये इस जाति के लोग हैं, जी। तो इसको कहां तक बदलाव करेंगे आप लोग? मैं चूंकि कवि हृदय हूँ, साहित्य का प्रेमी हूँ और साहित्य का होता है मतलब समाज का हित, सबका हित। एक कवि ने कहा है त्याग कर मद सत्य को स्वीकार करो, त्याग कर मद अब सत्य को स्वीकार करो, भावनाओं के क्षितिज को अब व्योम तक विस्तार दो, पूरी नींद कर सकी न स्वप्न जो, पूरी नींद कर सकी न स्वप्न जो, उठ जाग अब उस स्वप्न को साकार करो। तो मैं बछवाड़ा विधानसभा का बहुत ही सही मायने में अगर मुझे कहा जाए तो मैंने नज़दीक से उसकी सभी कृतियों को देखा है। लोग कहते हैं ना कि भूख का दर्द वो जानता है जिसके पेट में भूख की आग जलती हो, भ्रष्टाचार का दर्द वो जानता है जिसका बाप मरा हो और बेटे को कफन के लिए पैसा नहीं हो और पुलिस उसको पोस्टमार्टम करने के लिए पैसे मांग रहा हो, दर्द वो जानता है जब आपके गांव में बलात्कार हो जाए और आपको पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं हो और पुलिस कह रहा है कि ये केस हम दर्ज नहीं करेंगे। तो मैंने ये सारी समस्याओं को मैंने अपने विगत दशकों में देखा है और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हुए, मुझे पूरे भारत में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पूरे बिहार में कैसे होगा वो मेरे पास प्लान नहीं है, पुष्पम जी के पास प्लान हो सकता है और होगा भी उनके पास, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं बछवाड़ा से जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करूंगा। मेरे पास एक प्लान यह है कि जब मैं जीत करके विधायक बनूंगा तो विधायक को सैलरी मिलती है और हमारी पार्टी जो पुष्पम प्यारी का सोच है वो कहती है कि जो वीवीआईपी कल्चर को समाप्त करना है, न हमारे पास गाड़ी होगा, न हमारे पास बंगला होगा, न हमारे पास कोई कुछ भी चीज़ नहीं होगा, तो जो सैलरी मुझे मिलेगी तकरीबन 1 लाख का सैलरी मुझे मिलेगी, तो हमारे पास 3 प्रखंड है, मैं 25,000 रुपये एक प्रखंड पर खर्च अपने सैलरी से करूंगा, वहाँ पर 3 नवयुवकों को मैं बहाल करूंगा जो कि हमारे बदले में वहाँ पर वो सभी समस्याओं को रिपोर्टिंग करेंगे, भ्रष्टाचार कहाँ पर उसका रिपोर्ट कर करके वीडियो बना करके उसका ऑडियो लेकर के हमारे पास वो भेजेंगे और तब मैं प्रत्येक सप्ताह एक जो हमारा प्रखंड है मैं वहाँ पर विजिट करूँगा और हमारे पास प्रूफ रहेगा, क्योंकि लोग कह देते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। लोग कहते हैं, कविता में कवि ने कहा है कि हर दाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो खुद भी उसको आगे करते हैं, तो हमारे पास जब तक प्रूफ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने व्यक्तिगत जो मेरे पास सैलरी के माध्यम से जो फंड आएगा उसके माध्यम से मैं प्रत्येक प्रखंड में एक अपना ऑफिस बनाऊंगा जो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए काम करेंगे। जो मैंने बात की थी सीसीटीवी कैमरे की, चौक चौराहा पर कैमरा जो मैं लगवाने की बात कर रहा हूँ, इससे भ्रष्टाचारियों लोगों का मनोबल कमजोर होगा कि मैं सब जगह दिख रहा हूँ। अगर वो दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल कमजोर होगा, भ्रष्टाचार कमजोर होगा। और तीसरी बात है कि मैं गाँव के 5 बुजुर्गों के सोच पर काम करूंगा। अगर गांव के 5 बुजुर्ग कह रहे हैं कि यह गलत कर रहा है आदमी, यह गलत कर रहा है, तो मैं भी उसको मान करके उसके तह तक जाऊंगा और उसको खोज करके निकालने का प्रयास करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1 साल तक मुझे सरकार में रहने का मौका मिलेगा, मैं 5 साल की बात नहीं करता हूं, मैं 1 साल में भ्रष्टाचार को, शिक्षा को और स्वास्थ्य की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं 1 साल के बाद अपना इस्तीफा दे करके और जो मुझे सैलरी सरकार के माध्यम से मिलेगी वो सारी सैलरी मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर करके मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। क्योंकि आजकल का जो बात है वो जोश के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 5 साल तक का विकास कर रहा हूं, नहीं हो पाया विकास, पैदा ही नहीं हुआ विकास। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी महोदय हमारे जो सुशासन बाबू क्या कहते हैं, समुद्र होना चाहिए विकास करने के लिए, कुछ नहीं होना चाहिए, दिल में जज्बात होने चाहिए, आपके दिमाग में आग होनी चाहिए और आपके साथ आदमियों का एक सैलाब होना चाहिए कि जो विकास करना चाहता है। और मैं आज देख रहा हूँ कि बछवाड़ा का लोग जाग रहा है। अब वो दिन नहीं रहे कि लोग आपके बारे में सोचते कुछ और थे, कहते कुछ और थे और बोलते कुछ और थे। अब हमारी पब्लिक खुल करके सामने आ रही है
बहुत सारे युवा प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके पास क्या विजन है, उनके पास क्या सोच है, मैं उनसे आज तक मिल नहीं पाया हूं, तो इसका समय नहीं जानता हूं, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपना विजन जानता हूं और हमारा विजन जो है मैं जनता तक संवाद करके डोर टू डोर जा रहा हूं। मैं 13 पंचायत का भ्रमण अभी तक कर चुका हूं और एक एक व्यक्ति से मिला हूं, एक एक लोग से मिला हूं और उनको मैंने यही कहा है कि अब आपके बीच में जो यह नवरात्रा का पर्व चल रहा है, दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में आप लोगों को धर्म का युद्ध लड़ना है। सिर्फ आप कोड़ी बातें मुंह से कर सकते हैं, वो बहुत आसान काम है। सिर्फ बोल देना आसान काम है कि मैं ये काम कर दूंगा, ये भ्रष्टाचार है, ये समाज में ये दिक्कतें हैं, लेकिन उसको करके दिखाने का सोच रखने वाला कोई एक व्यक्ति अगर आपके पास आ जाया है तो आप उसके हौसला को अफजाई कीजिए। आपके पास एक वोट है, आप उसको जात के नाम पर वोट दे सकते हैं, लेकिन जात मेरा मैं सत्यजीत हूं, मैं कोई जात का नहीं हूं, मैं बिहार का भी नहीं हूं, मैं पूरे विश्व का हूं, वसुधैव कुटुंबकम। मैं एक मानव जाति का हूं, मैं मानवता की बात करता हूं। हो सकता है कि लोग मुझे देखें कि यह किस जात का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, मैं मानता हूं कि मैं पूरे विश्व का हूं, मैं एक मानव हूं और मैं मानवता के लिए काम करने के लिए आया हूं। बछवाड़ा के समस्त लोग जो भी लोग हैं, मैं उनके लिए अपना तन मन और धन सर्वस्व समर्पण करने की बात करता हूं और मैं सिर्फ एक सोच के लिए आया हूं कि मुझे भगवान ने यह जीवन दिया है और कहीं न कहीं भगवान ने मुझे बछवाड़ा के मिट्टी के पास इसलिए पैदा किया है कि वहाँ पर आपको कुछ कर करके दिखाना है। सज्जद जी, आप बेहतरीन, आपने जो भी कहा बहुत बेहतरीन था। तो आप एक एंकर भी रहे, हमारे साथ भी काम किया आपने, और सबसे बेहतरीन आपकी जो एक दिल्ली से आए यहाँ आए, तो कितना मिस करते हैं इस चीज को अभी राजनीति में आकर? विगत 11 तारीख को मुझे प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन किया गया था। 11 अक्टूबर का वह दिन है। आज अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं और मैंने जब फेसबुक पर यह पोस्ट किया कि मैं नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहा हूँ प्लूरल्स पार्टी की तरफ से, तो विभिन्न लोगों के अंदर इतनी खुशी हुई। उन्होंने शुभकामनाएं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से या मिल करके सबों ने कहा कि आपने एक बहुत ही सही फैसला लिया है और दिल्ली जो है वह मिस करने की चीज़ नहीं है, दिल्ली तो दिल वालों की है। और मैं अपने आप को मानता हूं कि अगर हमारे जनता जनार्दन जो हैं वह मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो जो विकास की कल्पनाएं मैं दिल्ली में देख करके आया हूं, मैंने उसको देखा है, अपनी नज़रों से देखा है कि वो पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली में कितना अंतर हुआ और कैसे हुआ है। मैं जब हमारी सोसाइटी है, उसका नाम है अरविंदो सोसाइटी, उसमें मैं काम करता था शिक्षा में सुनिवेश नवाचार का, तो स्कूलों का निर्माण किस तरह से वहाँ पर किया गया है यूपी में या दिल्ली में या बड़े बड़े महानगरों में, मैं उसको बड़े नज़दीक से देखा है और मेरे सीने में वो कसक कहीं ना कहीं यह रहती है कि उस कसक को दूर करने का प्रयास मैं यहाँ पर कर सकूँ। मैं दिल्ली को बहुत मिस करता हूँ और ख़ास कर करके उस मिस करने की बात को मैं बिहार में आकर के भूल इसलिए जाता हूँ कि वह जो दुख और दर्द है कि अपना बेटा जो है वह अपना बेटा कुछ नहीं कर रहा है और हम दूसरे के माँ के आंचल में जाकर के अपना अगर आंसू को पोंछते रहें और रोते रहें तो वो कहीं ना कहीं कोड़ी कल्पना होगी। सज्जित जी, कहीं ना कहीं मिस तो करते होंगे आप, और आपने इस बार सबसे एक चीज आप लोगों की खास हुई, मैंने बहुत उसको गौर से देखा, आप लोगों ने माइंड का गेम खेला, आपने शतरंज छाप लिया है, इस बार आपको शतरंज छाप मिला है। तो राजनीति कितना माइंड का गेम है, मस्तिष्क का गेम है, तो आप लोग शतरंज छाप से क्या बताना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो जिस बिहार की जनता को मैं जानता हूँ वह बिहार की जनता प्राचीन काल से, जब विश्व में कहीं पर ज्ञान नहीं था तो हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, और आज जो बिहार की स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति है वो इतनी बदतर है कि मेरे 2 पुत्र हैं और मैं भगवान से शुक्र मनाता हूँ कि जब मेरे बेटे मिडिल स्कूल की परीक्षा को पास कर जाएं तो उसको कहीं न कहीं मैं बिहार से बाहर भेज दूँ। एक डर समाये रहता है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इतनी लचर है कि हम लोग तो उसको झेलते झेलते टूट चुके हैं, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं उनको मैं वो सारी सुख सुविधाएं दूं जो कि सुख सुविधाएं की परिकल्पना मैंने अपने मन में की है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो बिहार की जनता है वह विगत कई वर्षों तक एक पार्टी का प्रतिनिधि जो है सिर्फ उसके नाम पर, बहुत सारे लोग जब जाता हूँ मैं बच्चों से मिलने, युवाओं से मिलने और लोगों से जनसंपर्क करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि मैं फलना पार्टी का गुलाम हूँ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छा बात है, पार्टी का गुलाम बने रहिए। उस पार्टी ने आपके लिए क्या किया आज तक? गुलामी करना बहुत अच्छी बात है, वफादार रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने आपके लिए क्या किया? एक लोगों ने गीत में कहा है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। आज़ादी के बाद बहुत सारी पार्टियां आई, कांग्रेस आई, भाजपा आई, मार्क्सवाद आया, समाजवाद आया, सभी बात को आपने देख लिया, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया? कभी आपने पूछा? कभी आपने आप सामने आने वाले नेताओं के लिए पूछा कि राजनीति उनके व्यापार बन चुकी है? मैं जब राजनीति में आया हूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कोई चुनाव लड़ना चाहिए।
तब वास्तविक पता चलता है कि कौन आपके साथ अपने खड़े हैं और कौन आपको सिर्फ अपना बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता चलती है कि आपका औकात क्या है। आप जो बड़ी बड़ी स्वप्न देखते हैं कि मैं ये बदल दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब मुझे ये लगता है, मैं जब चुनाव लड़ने आया हूँ, इतनी जो कानूनी प्रक्रिया है, लगता है कि चुनाव सिर्फ धन बलियों के लिए लड़ने के लिए सेट किया गया है। और यहीं पर जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि एक मार्केट में एक गेम है ये चुनाव लड़ना जो है, सिर्फ अपनी अब लोग क्या करते हैं, लोग बूथ एजेंट बनाते हैं, लोग पोलिंग एजेंट बनाते हैं, लोग कितना चीज बनाते हैं कि उस पर सब पर खर्च है। अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आपने वास्तविक में जनता की भलाई की है, तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाने की आपकी क्या आवश्यकता है। मैं तो गर्व साथ कर रहा हूं कि मैं अपना कोई पोलिंग एजेंट नहीं बनाऊंगा। क्या बात, मैं अपना कोई मतदाता अभिकर्ता नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी बातों को अकेले जाकर के जनता के बीच में रखूंगा कि मैं आपके लिए ये करने का सोच रखा हूं, मैं आपके जज्बात लेकर के आया हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए बात लेकर के आया हूं। अगर जनता को इच्छा हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि एक गीत में कहा गया है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, फिर कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। तो जो जनता जो है उस गेम को समझे। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, शतरंज छाप के माध्यम से हमारी सेकेंड फेज के सभी प्रत्याशियों को शतरंज छाप मिला है। उसमें भी घोड़ा होता है, और घोड़ा को जब चाबुक पड़ता है तो उसको पता नहीं चलता है कि हमको चाबुक क्यों लग रहा है। तो मैं जनप्रतिनिधि बनने के लिए आया हूँ। जनताओं की आशाएं, अपेक्षाएं और उन पर इतनी उनकी मांग है हमारे अंदर कि मैं सिर्फ अपने मुंह में लोहे की जिम लगा करके दौड़ना चाहता हूँ। और शायद जो हमारे 18 प्रत्याशी हमारे अलावे उस मैदान में हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, शायद वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। कोई अपने ब्रांडिंग के लिए आए हैं, कोई अपने नाम कमाने के लिए आए हैं, कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मैं विधायक अगर बन जाऊंगा तो हमारा जीवन का ख्वाहिश है कि मैं विधायक बन जाऊं। मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं उस शतरंज का वो घोड़ा हूं कि जो अपने जनता का जो मालिक है हमारा, उसके लिए मैं चुनाव के मैदान में नहीं, मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर मैं गीत नया गाऊंगा, लिखूंगा और मिटाऊंगा। मैं जनता मालिक का जो भी अर्जी होगा। मैंने एक और अच्छी बात की है कि मैंने अपने जो मैंने पंपलेट छपाया है, पर्चा का हैंडबिल छपाया है, उस पर अपना दोनों नंबर लिखा है मैंने, मोबाइल नंबर। शायद कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं लिखे हैं, शायद बिहार के अधिकांश नहीं लिखे होंगे, कुछ लोग लिखे होंगे, लेकिन मैंने लिखा है। और मैं जनता को यही कहता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हो सकता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास उतना बड़ा सोच नहीं है, लेकिन अगर आप समस्या मुझे बताएंगे, मैं समस्या को सोचूंगा और अगर विधायक बन गया तो उसको दूर करूंगा, करने का प्रयास नहीं करूंगा। और अगर मैं नहीं जीत पाया किसी कारण से तो मैं उसको दूर करने का प्रयास संपूर्ण रूप से करूंगा। मैंने ये सोच लिया है कि मेरा जो शरीर का एक एक कतरा है, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा अगर इस मिट्टी के काम आ जाएगा, मैं अपने खुशनसीब समझूंगा, खुशनसीब वो बनी। मैं तो बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मेरा भी हृदय जो है वो केंद्रीय पत्थर का हो चुका है। एक कवि ने कहा है कि जिससे पथ पर स्नेह मिला या दुत्कार मिला उस राय को धन्यवाद। मैं जब जाता हूँ चुनाव में लोगों से वोट मांगने के लिए, तो लोग पहले अपनी मेरी जात पूछते हैं, मेरे पिताजी का नाम पूछते हैं, मेरे बाबा का नाम पूछते हैं, मेरा गांव पूछते हैं। मैं उनका सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि मैं शतरंज छाप का मैं खिलाड़ी हूँ, मैं घोड़ा बन करके आपके बीच में आया हूं। आप चाबुक लेकर के सवार के रूप में मुझे मारते रहें, मेरे ऊपर आशाओं का, आकांक्षाओं का, उम्मीदों का बोझ मुझे देते रहें, और मैं आपको एक दिन विजेता बन करके दिखाऊंगा। और मैं वही शतरंज के माध्यम से हमारी पार्टी, और शायद मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में अब राजाओं की मांग नहीं है। सज्जित जी, इस चुनाव में आपने ढाई घर घोड़ा की तरह चलने का जो वादा किया है, हम तमाम केबी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर ये आपसे उम्मीद करते हैं, आप तमाम दर्शकों को ये कहते हैं कि मतदान करें, और अगर आप बछवाड़ा से हैं तो सत्यजीत सोनू के लिए मतदान करें। एक पढ़े लिखे नौजवान को मतदान करें, जो दिल्ली से सोच आई है, आप उस पर मतदान करें। आप सत्यजीत सोनू को शतरंज छाप पर जरूर मतदान करें। आप इस व्यस्तता के बीच हमारे बीच आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं व्यस्तता क्या, केबी स्टूडियो मेरे लिए घर के समान है। जब मैं कोरोना काल में एक ट्रेनर के रूप में जब जॉब छोड़ करके बेगूसराय में बैठा हुआ था और विभिन्न सामाजिक काम जून से शुरू किया था, तो एक दिन आप लोगों का संपर्क हुआ कि आप सर इस स्टूडियो को ज्वाइन करें, कुछ वीडियो यहाँ पर बनवाएं। और मैंने वीडियो के रूप में, एंकर के रूप में बेगूसराय के विभिन्न लोगों को मैंने जाना, पहचाना। और कहीं न कहीं अगर मैं चुनाव में आज प्रत्याशी के रूप में हूँ तो मेरा जो सोच थी, मैं यहाँ पर विभिन्न लोगों को देखता था कि बड़े बड़े लोग आते हैं
और सभी ये बोलते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था पर ये क्या हो रहा है। कोई कहते मैंने मास्क बांटा, कोई कहते मैंने खाना बांटा। अरे यार, अगर इतने लोग समाज में काम करने वाले हैं तो फिर वो सामान जा कहाँ रहा है। तो केवी स्टूडियो मुझे बहुत ही एक जो क्रिस्टल सोच होता है, क्रिस्टल क्लियर, जो आर पार दिखाई देता है। मैं इनके सारे इंटरव्यू को सुनता हूँ, मैं इसके सारे इंटरव्यू को 2-2 बार 3-3 बार सुन करके देखता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। और अगर मैं आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं उसमें इस केवी स्टूडियो का रोल है, डॉक्टर रोशन सर का रोल है, आप लोग जैसे साथियों का रोल है, और खास करके जो अतिथि यहाँ पर आते हैं और अपनी बातों को बड़े बेबाक ढंग से रखते हैं, उन सबों का रोल है। मैं इन सबों का आभार व्यक्त करते हुए एक बार पुनः डॉक्टर रोशन सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक गीत के माध्यम से, कवि ने कहा है कि बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के। तो वही मैं खाक में बैठा था, कोरोना काल में घर में हताश था, निराश था, लेकिन इसने मेरे जीवन को एक दिशा दी। और मैं सबों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में सत्य की जीत होगी, और सत्य जहां पर है, जहां पर छल है, लोभ है, मोह है, प्रपंच है, वो कहीं न कहीं नष्ट होगा। और दुर्गा माता के रूप में पुष्पम चौधरी जी एक धर्म के युद्ध के रूप में यहाँ पर आई हैं। आप सभी उनका साथ दें, सज्जित का साथ दें और बछड़ा के विकास का साथ दें। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपना वोट करें। धन्यवाद।